हटने के बाद आई है। लेकिन इसके पीछे कई सारी चीजें देखिए, मैं थोड़ा बता दूं फिर सर के पास आऊंगा, थोड़ा जिक्र कर दूं, आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि जो वहां इनकी यात्रा है, अभी जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं कि वहां आजादी आई, सांस ले रहे हैं लोग, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जबकि बीबीसी की रिपोर्ट है कि रैली के लिए सरकारी कर्मचारियों को कहा गया कि आप आएंगे, आपका आना अनिवार्य है। और ये भी आदेश दिया गया, कृषि विभाग के कर्मचारी के हवाले से कहा गया है, कहा कि सभी को रैली में आना है और अपने जोन के 200 किसानों को भी साथ लाने के लिए कहा गया। बोलिए कि आप तो आइए ही, 200 किसानों को भी साथ लेकर के आइए। और वो अधिकारी अपना नाम छुपा करके, अपना नाम नहीं बताने की शर्त पे बताता है कि उन किसानों से ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने जा रहा है, बल्कि उनसे ये कहिएगा कि आपको किसान मेला में लेके जाया जा रहा है। और सुबह 5 बजे किसानों को कहा गया कि सुबह 5 बजे, 5:30 बजे पिकअप करके सभा स्थल की ओर ले जाए। हमसे अपने अपने जोन के किसानों की सूची भी मांगेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकारी स्कीम से जिन किसानों को फायदा पहुंचा है, ऐसे 20-20 किसानों को प्रधानमंत्री का वर्चुअल भाषण सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बताइए, खुली हवा में सांस ले रहा है, ये जिम्मेदारी दी गई है। अब उसके बाद उसके अलावा देखिए कि जो वहां के हालात क्रिएट किए गए कि हजारों जवान झेलम नदी डल झील में मरीन कमांडो सुरक्षा में तैनात। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि पीएम की जनसभा को लेकर श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इंतजाम करना, सुरक्षा का इंतजाम करना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए वो सुनिएगा तब समझिएगा कि वहां की हवा में सांस लेना कितना आसान है। यहाँ हजारों की तादाद में जवान मौजूद है, हजारों की तादाद में जवान मौजूद है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। बक्सी स्टेडियम के 2 किलोमीटर के दायरे में, सोच लीजिए, बक्सी स्टेडियम के 2 किलो के दायरे में सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। उनके अलावा जो ट्रैवल रूट है जहां से वो गुजर रहे थे प्रधानमंत्री, उस रास्ते में पढ़ने वाले स्कूल 2 दिन पहले बंद कर दिए गए। और जो बोर्ड परीक्षाएं थी आज होने वाली थी 7 मार्च को, उसको अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया। तो ये समझिए। और अब ये बतलाइए कि इस तरह की तैयारी करते हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, फिर से आपको मैं सुनाता हूं, लेकिन सुनाने से पहले मैं जगदीश्वर सर को जोड़ लेता हूं। जगदीश्वर सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए इतने सारे इंतजाम है, मैं फिर से आपको सुनाता हूं वो, उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा आपके साथ करेंगे। कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। तो ये कह रहे हैं सर, ये जो आजादी है वो बंदिशों के हटने के बाद आ गई, ये आजादी आई है। सर ये बतलाइए कि जिस आजादी की बात कर रहे हैं, क्या वो आजादी सच में आई? खाली प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए लोगों के चेहरे देखिए आप। जो चेयर पर बैठे हुए लोग थे, जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे तो किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुश नहीं था। अगर आजादी आई है तो जनता के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, तालियां बजनी चाहिए थी। इवन यहां तक कि डायस पर बैठे हुए लोग भी ताली नहीं बजा रहे थे जी। तो हकीकत कौन सी है? हकीकत जो आंखों के सामने है या जो बोल रहे वो है? नरेंद्र मोदी की हकीकत वह है जो कि नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसको जस्ट बिलोंग करके देखा जाना चाहिए। सर आप इसी वीडियो की बात कर जी जी जी, आप सामने चेहरे देखिए लोगों के। जी बिल्कुल, पत्थर जैसे चेहरे हैं लोगों के। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, जब उन्होंने जोर लगा लगा के बोल रहे थे तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं था। पहली चीज, 27 मिनट बोले नरेंद्र मोदी,
और बोलने में उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि मुझसे पहले तो मनोज सिन्हा बहुत अच्छा बोल चुके थे, मुझे कायदे से उनके भाषण के बाद में बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूं। मतलब अब सोचिए, मैंने उनकी दया देखी है कि वो कितनी दया कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं वो? उसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए लोगों को, और समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की भाषा और नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। पहली चीज तो यह समझनी, नरेंद्र मोदी जहां पर भी जो भी बोलते हैं उसका उलट आपको मिलेगा रियलिटी में। नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है, वो फ्रेज के खूब इस्तेमाल किए उन्होंने इस भाषण में कि बंदिशों से आजादी। अब जरा बस इसे उलट दीजिए, मेरे कहने से अब आप ये पढ़िए कि आजादी में बंदिशें। आप आज जाएंगे कश्मीर में तो वहां सभी किस्म की आजादियों पर बंदिश लगी हुई है। सबसे ज्यादा चिढ़ थी इस नारे से जो कश्मीर की वादियों में गूंज रहा था, हमें चाहिए आजादी। सबसे ज्यादा दिल दहलता था उनका इस नारे से। क्या स्थिति की है उन्होंने? वो एक पाखंड रच रहे हैं वो, और उस पाखंड को खोला जाना चाहिए। वो पाखंड ये है, उनके इस भाषण में दो बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है जिन्हें कायदे से डिकोड करके पढ़ा जाना चाहिए। पहला फ्रेज है, वो हर जगह राजनीतिक परिवारवाद के नाम पर राज्यों के अधिकारों पर हमले बोल रहे हैं। राजनीतिक परिवारवाद की नाम जिक्र करते हैं और उसके आड़ में वो सिर्फ राज्यों के अधिकारों पर हमले बोलते हैं। वो काम उन्होंने यहां पर भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये 370 की धारा का उपयोग और लाभ कुछ परिवार उठा रहे थे। सर मैं वो वीडियो चाहता हूं, दिखा दूं दर्शकों को थोड़ा सा, वो वाला पार्ट। हाँ दिखाई, अगर आप इजाजत। हाँ दिखाई दी। दर्शक साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से यह आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सब बंदिशों से ये आजादी। तो ये सर, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमने कहीं और से नहीं लिया, हमने लिया है प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से। इसलिए इसमें कोई चाटू ये नहीं है, मतलब कटिंग पेस्टिंग नहीं, वो सही है, सही है, एकदम सही है। दर्शक आप बता रहे थे, वो दर्शक दिख रहे थे। हाँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो एक नई चीज है। ये नए नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, इसे कायदे से राजनीतिक तौर पर खोल के पढ़ा जाना चाहिए, समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी एक और खेल कर रहे हैं, वो परिवारवाद की आड़ में वो राज्यों पर अधिकार, और राज्यों के अधिकार है उन पर तो हमला बोल ही रहे हैं, जो कि यहां पर भी बोला उन्होंने। वो दूसरा खेल ये किया है उन्होंने, वो ये कि एक नकली आख्यान उन्होंने गढ़ा है, एक नकली नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया है। वो ये नकली नैरेटिव ये है कि पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है। अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि पर्यटन में बढ़ोतरी का मीनिंग क्या है? 2 करोड़ आदमी,
जो पर्यटक जाते हैं वो कितनी देर के लिए रहते हैं जम्मू कश्मीर में? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। लेकिन जो आपके दमनकारी कानून है वहां उनका उपभोग तो वहां की जनता कर रही है। पर्यटकों के ऊपर दमनकारी कानूनों का कोई असर नहीं होता। तो पर्यटकों की संख्या बता के आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं इसलिए देखो कितनी शांति है यहां। ऐसा नहीं है। जितने भी दमनकारी कानून है उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, खुल के हो रहा है। और रही बात विकास की ऊंचाइयों की, मैं सिर्फ एक डाटा शेयर करना चाहता हूं आपके दर्शकों के साथ में। वो ये कि जो अभी हालत है वह बेरोजगारी की, वो ये है कि जब ये 370 लागू की गई, मैं बाई चांस की बात थी कि उस दिन मैं जम्मू कश्मीर में ही था, श्रीनगर में ही था। मैं वहां घूम रहा था और मैं जिस दिन वो लागू की गई उस दिन मुझे श्रीनगर छोड़ना पड़ा, क्योंकि आदेश था कि सब लोग छोड़ के चले जाए। हम भी छोड़ के चले आए। आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की कृपा से जो डेवलपमेंट वहां आया, अगस्त 2019, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने की सैलरी जो वहां के कर्मचारी थे, जो कि दुकानों पर, कारखानों में, छोटी रेस्टोरेंट्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। और तो और 5 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 370 लगाते ही झटके में नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि सबको कहा गया कि तुम छोड़ के चले जाओ यहां से। होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, दुकानें बंद, सारी चीज बंद। 7 दिन, 7 महीने तक इंटरनेट शटडाउन। इसने बड़े पैमाने पर वहां के व्यापार को ठप कर दिया। यह डेवलपमेंट नहीं है। बिना लॉकडाउन लगाए आपने 7 महीने तक लॉकडाउन में रखा पूरे जम्मू कश्मीर को। और तो और एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। 2021 का जो बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन का जो डाटा है जम्मू कश्मीर का, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस पीएचडी जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी संख्या है 3 लाख जो रजिस्टर्ड है वहां। और ये 3 लाख क्या कर रहे हैं? इनके लिए कोई नौकरी नहीं है। प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है ना, ये जो भाषा है। जान लीजिए वहां बड़ी संख्या में जो पीएचडी होल्डर है लड़के, वो चाय की दुकान रोड पर लगा के बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि वहां पर विकास आया है और विकास के नाम पर वहां पर लोगों को रोजगार मिले हैं। हकीकत क्या है कि 1000 के सर्टिफिकेट बांटे ना आज। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। सच्चाई यह है कि कश्मीर सर्विस कमीशन ने 8000 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। जानते हैं कितने लोगों के आवेदन पत्र आए? 5.5 लाख लोगों के आवेदन पत्र आए। मतलब उत्तर प्रदेश और कश्मीर में कोई अंतर नहीं है? नहीं, कश्मीर मॉडल है, उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अच्छा जी, कश्मीर मॉडल है पूरे देश में। कश्मीर के आधार पर पूरे देश की जनता को ट्रीट किया जा रहा है। कश्मीर में जनता को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? जनता को उत्पीड़ित कानूनों के जरिए। सर एक मिनट, हमारे एक दर्शक ने शुरुआत में लिखा था, जब हमने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था, उन्होंने लिखा था, मैं उसका जिक्र कर देना जरूरी है सर, इसलिए मैं कर रहा हूं। वो उन्होंने कहा कि वो जो है वो है सेफर्ड ऑन क्वेस्ट। उन्होंने कहा कि I served in Kashmir. I sincerely ask media to ban pellet guns. It is inhuman. कश्मीर में जो हो रहा था वो तो किसानों पर भी हुआ सर, पैलेट गन चलाए गए। हाँ, जी, तो आप जो मॉडल की बात कर रहे हैं वो हाँ, तो है। बिल्कुल मैं जानता हूं। मैं आपको और चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। हिंदुस्तान ने बेरोजगारी बाद में झेली। आज जिस भयानक बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान के नौजवान है, कश्मीर में पहला राज्य था जहां जब 370 जब लागू की गई, हटाई गई, तो हटाते ही वहां सबसे बड़ी घटना घटी। आज क्या स्थिति है? 15 से लेकर 29 साल की उम्र के 46% से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं। ये ऊंचाइयां हैं विकास की।
1000 लोगों को सर्टिफिकेट बांट के आप ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आपके यहां बेरोजगारी नहीं है। ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि लगातार हर साल के आंकड़े अवेलेबल हैं, 40% से नीचे तो गई नहीं है बेरोजगारी नौजवानों में जब से मोदी जी आए हैं। जो चीज समझने की है, नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं ना, उन्होंने जो अपने स्पीच में कहा है और बहुत ही मतलब शर्मनाक है ये। वो कह रहे हैं जब 370 हटी 140 करोड़ लोग देश के उन्होंने सुकून महसूस किया। बताओ, अरे एक राज्य की जनता के अधिकार छीन लिए गए, राज्य का दर्जा छीन लिया गया। हिंदुस्तान की जनता ने कभी भी इंडोर्स नहीं किया इसे, कभी इंडोर्स नहीं किया। सारे विपक्ष ने विरोध किया। ये वह विपक्ष है जिसके सांसद कम है लेकिन जिसके पास में 67% वोट है हिंदुस्तान का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज जानबूझ के अनदेखी कर रहे लोग कि 140 करोड़ लोग वो नरेंद्र मोदी के साथ है। जी नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। दूसरी एक चीज और है जो कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि युवाओं के लिए वो बहुत युवा के आधार पर विकसित कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो हम एक चीज साफ कहना चाहते हैं, अभी बजट दिया आया था पिछली बार, अंतरिम बजट, जम्मू कश्मीर के युवाओं की 50,000 स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई एक ही झटके में। वहां हर पढ़ने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलती थी, अब नहीं मिलती। यह है समानता। हिंदुस्तान के समान लाने का यह है तरीका कि वहां जो उपलब्ध अधिकार थे, सुविधाएं थी, उन्हें भी छीन लो। नहीं, 370 हटाने का मतलब यह नहीं है कि उनके पास में जो उपलब्ध था उसे भी छीन लो। आप 370 हटाते, किसी को आपत्ति नहीं होती, राज्य का दर्जा रहने देते, बाकी अधिकार रहने देते, विकास पर खर्च करते, लेकिन आपने विकास पर खर्च नहीं किया, राज्य को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि वो बार बार एक बात कह रहे हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर। हाँ हाँ, एक देश एक निशान। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या क्या किया था, हम उसका जिक्र डिटेल्स में अभी समय नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़, नहीं, एक पैराग्राफ बता रहा हूं जिससे कि नरेंद्र मोदी के और अभी जो बीजेपी है उसके आचरण का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूं। 17 अप्रैल 1947 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति को एक नोट भेजा। उस नोट में मूलतः उन्होंने 1931 में कांग्रेस के प्रस्तावों का ही समर्थन किया था। उन्होंने लिखा, कोट उनकी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने लिखा, उससे आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी क्या है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, आज की आरएसएस क्या है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे। यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा, किसी व्यक्ति को किसी अदालत के आदेश या मुनासिब तौर पर बनाए गए कानून के अभाव में गिरफ्तार, निरोधित या दंडित नहीं किया जाए और न ही उसकी कोई संपत्ति ऐसे आरोप लगाकर सरकार द्वारा जब्त की जा सके, अनकोट। आप देखिए, जरा सी कहीं घटना होती है आप बुलडोजर भेज देते हैं, जरा सा कोई बात होती है आप सीधे यूएपीए में बंद कर देते हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टिकोण नहीं है।
तमाम चीजें हैं। और जो है सर आ चुके हैं, इसलिए जी सर। दूसरी चीज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस दृष्टिकोण को आप उत्तर प्रदेश की सरकार की हरकतें देखिए, आप दिल्ली में इनकी हरकतें देखिए, बिना किसी वजह के, प्रॉपर कानून के किसी को भी उठा लेते हैं, उठा के बंद कर देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पक्ष में नहीं थे। जम्मू कश्मीर के साथ में उन्होंने क्या किया, इसी लाइट में देखिए, सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है उससे, इस लाइट में देखिए आप कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे चकनाचूर किया है। पत्रकारों को जो ईमानदारी से लिखते हैं, काम करना मुश्किल है अब जम्मू कश्मीर में, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए काम करना मुश्किल है। हालत यह है कि ये जो उन्होंने कहा ना कि जो अब पर्यटन में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, 2 करोड़ लोग आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो हर कश्मीरी नागरिक पर संदेह, हर एक पर पूर्वाग्रह, आप जानते हैं मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, मैं कई बार कश्मीर गया हूं और कई बार घूमा हूं। वहां कश्मीर में लोगों के घर में चटकनी नहीं है, लोग चटकनी लगाते लगाते थक गए कि पुलिस वाले कभी भी आते हैं, ये अर्धसैनिक बल के लोग कभी भी आते हैं और वो धक्के मार के किवाड़ तोड़ देते हैं, ताले तोड़ देते हैं, बुरी स्थिति करते हैं। तो अब लोग बिना चटकनी के सोते हैं। पुलिस कभी भी किसी भी, यानी ये जो संदेह का वातावरण है, हर नागरिक पर संदेह करो, हर नागरिक के प्रति पूर्वाग्रह और गैर कानूनी गतिविधियों के नाम पर किसी को भी उठा के बंद कर दो। ये जो चीज है, ये चीज तो पर्यटक महसूस नहीं कर सकते। पर्यटक तो घूमेगा और चला जाएगा, ये तो वहां जो नागरिक है, जो रह रहा है, वही जानता है। एक और चीज मैं बताऊं आपको, वो ये कि ये जो सार्वजनिक सुरक्षा कानून है ना, पीएसए, जो कि वहां लागू है, आप ख्याल कीजिए, जब 370 हटाई गई तो सारे विपक्ष के नेता, सारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता पीएसए में उठा के बंद कर दिए गए। और पीएसए में जब वो उठा के बंद कर दिए गए तो हालत कितनी खराब हुई हम लोग सब जानते हैं। महीनों लंबे समय तक वो लोग बंद रहे बिना इसके कि उनके बारे में कारण नहीं बताया गया क्यों बंद किए गए। तो ये जो पर्यटन के नाम पर जो एक नकली आख्यान विकास का, ये गलत है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, आए दिन कश्मीरी जनता के घरों पर छापे मारे जाते हैं, किसी के भी घर पुलिस पहुंच जाती है, और छोटी छोटी बात पर यहां तो बड़े बड़े कत्ल करके लोग सरेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं पकड़ा। क्यों मैं कह रहा हूं, छोटी छोटी बात पर वहां पर नौजवानों को पकड़ के यूएपीए में बंद किया गया है, पत्रकारों को पकड़ के बंद किया गया है। बदनाम है जम्मू कश्मीर इस बात के लिए कि पत्रकारों को सच बोलने के लिए बंद किया गया है। तो यह कहना कि वहां बंदिशें अब खत्म हो गई हैं, लोग खुले में सांस ले रहे हैं, ये एकदम गलत है। एक और चीज है जो कि बहुत ही सर, उत्तर प्रदेश में भी सच बोलने वाले पत्रकारों को बंद किया। हाँ। तो जम्मू कश्मीर है वो नहीं, जम्मू कश्मीर, मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर प्रयोगशाला है, उसका पूरा देश पर अब आचरण किया जा रहा है। हमारे एक दर्शक यहाँ बोल रहे हैं सर, वो कह रहे हैं सर, क्या उनका सेठी जी, वो कह रहे हैं कि धनंजय जी आपको क्या जेल जाने से डर नहीं लगता, बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो हम लोग तो कश्मीर के हैं नहीं ना, हम तो पर्यटक हैं। अब तो पर्यटक की तरह जा रहे हैं अभी। नहीं, मतलब सच बोल रहे हैं इसलिए। नहीं, सच ऐसा है कि डर लगता है सबको। डरने की नहीं, संविधान हमें ये शिक्षा देता है कि डरो मत। डरोगे तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्भीक और निर्भय होकर रहना बेहद जरूरी है। एक और चीज है जो कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि नरेंद्र मोदी के शासन की मैं तरकीब बता रहा हूं आपको। मौलवी और इमाम, इन लोगों से साफ कहा गया कि वो जो तकरीर देते हैं ना, उपदेश देते हैं अपने, उनको बाकायदा प्रिस्क्राइब किया गया है क्या क्या उपदेश दें और क्या क्या न दें।
अब आप सोचिए, मौलवी और इमामों को भी बाकायदा साफ कहा गया है कि उपदेश, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा इस बात को रेखांकित किया है कि बोले कितना दबाव है लोगों के ऊपर, क्या मौलवी और इमाम भी उपदेश में क्या क्या बोलेंगे क्या क्या नहीं बोलेंगे, ये भी डिक्टेट किया जा रहा है। एक और चीज है जो कि वो ये कि बिजली अगर बंद होगी लंबे समय तक, लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने 370 हटा दी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बिजली जैसी कटौती, जब भीषण कटौती हो, जबकि वहां -डिग्री में चल रहा हो टेम्परेचर, लोगों को बिजली की जरूरत है, लोग डर की वजह से बिजली की कटौती तक का आम नागरिक बिजली की कटौती जो बड़े पैमाने पर चल रही है, उस बिजली की कटौती का भी डर की वजह से प्रतिवाद नहीं करते कि भाई बिजली की कटौती इतनी क्यों चल रही है। और तो और ये डेवलपमेंट का मैं मॉडल बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट का मॉडल वो फॉलो किए हुए हैं, वो कितना भयानक है। वो ये कि 2019 के बाद सभी प्रमुख सरकारी भर्ती की योजनाएं घोटाले की शिकार हुई हैं। और तो और जितने भी विकास के कार्य हैं, वो जानते हैं सब आउटसोर्स किए जा रहे हैं, बाहर की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, और बाहर की कंपनियां कोई काम नहीं कर रही हैं, वो मोटा कमीशन लेके और वो लोकल लोगों को काम दे रही हैं। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट, यस सब कॉन्ट्रैक्ट, यस। तो अब ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये तो एक तरह से भयानक शोषण है वहां के रिसोर्सेज का। नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कर रहे कि वहां किस तरह से उन्होंने शोषण की पूरी मशीनरी आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में खड़ी की है। और तो और जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा वो ये कि वहां पे जनता में भयानक भय और आतंक है। वहां कोई फ्रीडम नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। ये कह रहे हैं बार बार कि वहां स्वतंत्रता है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चीज है, वो किसान की भी बात की उन्होंने अपने भाषण में, किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कश्मीर में, हिंदुस्तान में जितना सेव पैदा होता है, उस सेव का 75% हिस्सा कश्मीर में पैदा होता है, और वो कश्मीर में जो सेव पैदा होता है, उस 75% सेव को बचाने की जरूरत है, उसे ज्यादा से ज्यादा बेचने की जरूरत है। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि वहां के सेव के उत्पादक किसान पामाल पड़े हुए हैं, और जो ईरान और अमेरिका से आने वाला सेव है उस पर जो है उन्होंने टैक्स कम कर दिए हैं, आयात शुल्क कम कर दिया है, जिससे वो सस्ता सेव बाहर से आ रहा है और यहां का मार्केट जो है ध्वस्त पड़ा हुआ है। ये किसानों की सेवा हो रही है? नहीं, ये इतना झूठ नहीं चलेगा, बाकी चलेगा। इतना झूठ नहीं चलेगा किसानों की सेवा हो रही है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि किसानों को अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा। एक अन्य बहुत ही मजेदार चीज है जो कि दिलचस्प है, और वो एक डाटा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आपके दर्शकों से। पहले यह था कि जो इस तरह के ट्रबल प्रोन एरिया थे, जहां इतने आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, वहां पे हम सरकार की ये कोशिश रही है, पहले की जितनी भी सरकार रही है नरेंद्र मोदी के पहले,
उन सभी सरकारों की कोशिश रही है कि उन इलाकों के नौजवानों को पुलिस में भर्ती करके नौकरी दी जाए, काम पर लगाया जाए, जिससे कि वहां ये उत्पात कम हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये एक पैटर्न बदल गया। अब स्थिति क्या है? पुलिस की भर्ती में तेजी से गिरावट आई है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो यह कि वहां की जनता पुलिस में जाना नहीं चाहती, अब दूसरा एक सरकार लेना नहीं चाहती, उनमें सब पे संदेह है, इसलिए लेना नहीं चाहती। डाटा क्या कहते हैं? डाटा ये कहते हैं कि सन 2020 में पुलिस में कितने लोग भर्ती हुए, आप सुन के चौंक जाएंगे, सिर्फ 122। 2021 में 155, 2023 में 119 और 22 में 119 और 2023 में 22 से भी कम। यह डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती के लिए 60,000 पोस्ट के लिए 50 लाख लोगों के आवेदन थे। जम्मू कश्मीर में भर्ती, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित इलाका है, वहां तो सबसे ज्यादा नौजवानों की भर्ती करनी चाहिए थी। 96, 97 में मैं उन इलाकों में गया हूं जिन इलाकों में टेररिज्म बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, जहां टेररिज्म को टैकल करने के लिए उस समय मनमोहन सिंह की बाद में सरकार ने यह कदम उठाए और वहां नौजवानों की बड़े पैमाने पर भर्ती की, और उसके बाद में कश्मीर में शांति लौटी। नरेंद्र मोदी ने जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी तो कश्मीर एकदम पीसफुल कश्मीर था। आज स्थिति वह नहीं है। आज स्थिति क्या है? कश्मीर के उन तमाम इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं जहां कभी आतंकवाद नहीं था। पिछले 75 साल में कभी कोई विघटनकारी संगठन वहां नहीं था। यहां तक कि जम्मू तक आतंकवादी लोगों के नेटवर्क आ चुके हैं। ये जो डेवलपमेंट है, किसका डेवलपमेंट है? टेररिज्म का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। टेररिज्म के बारे में बात नहीं की, आज एक शब्द नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने कि आतंकवादियों को उन्होंने कैसे टैकल किया। आपको आश्चर्य नहीं लगता? ये हर 100 कदम की दूरी पर पुलिस वाला खड़ा हुआ है। आपने जो शुरू में जिक्र किया कि डल झील और उसके आसपास हालत क्या है? नरेंद्र मोदी अगर सरकारी आदेश न देते, उन्होंने सरकारी आदेश दिया, बाकायदा 13 मंत्रालयों के लोगों को ऑफिशियली यह कहा गया कि प्रत्येक कर्मचारी नरेंद्र मोदी की रैली में आएगा और प्रत्येक कर्मचारी को सुबह 4 बजे ठिकाने बता दिए गए थे कहां कहां से उसे बस में लद के आना है। अब आप सोचिए, और हर कर्मचारी को ठेका दिया गया था कि वो अपने इलाके में लोगों को तय करें कि वे आए, और वो नाम, आई कार्ड, आधार पत्र, ये सब बाकायदा रजिस्टर्ड, हर चीज। और तो और मेरा जो अब तक का अनुभव है, मैं नहीं जानता दूसरे लोगों की, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए भीड़ जुटाने के लिए सरकारी आदेश पर कर्मचारी जबरदस्ती नहीं लाए गए। सिर्फ श्रीनगर की बता रहा हूं। दूसरे प्रदेशों में भी, बाकी प्रदेशों में भी हो रहा है। नहीं, एक सेकंड। अभी वो तेलंगाना गए थे ना, अभी वो उसके बाद में बिहार गए, अभी वो जगह जगह घूम रहे। कहीं आपने आदेश सुना कि नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया हो अपनी राज्य सरकारों को कि सारे कर्मचारी मेरी मीटिंग में जाएं? नहीं। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर यह आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि कोई सुनने नहीं आने वाला। तो आपने क्या किया? आपने जबरदस्ती की। और तो और आप क्लाइमैक्स देखिए, श्रीनगर में 80 बेकरी हैं सरकारी। बेकरी के सारे कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि तुम नरेंद्र मोदी के बक्सी स्टेडियम में मिलोगे, रैली में पहुंचोगे, सारे के सारे लोग। अब आप सोचिए, बेकरी के कर्मचारी भी आदेश के अनुसार रैली में पहुंचाए गए, सारे स्कूल के टीचर रैली में पहुंचाए गए। और तो और छोड़ दीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, लेके क्या आए नरेंद्र मोदी? 5 साल हो गए, 5 साल से अधिक समय होने को आया, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए इलेक्शन? नरेंद्र मोदी के साथ जनता है, नरेंद्र मोदी ने स्वर्ग दिखा दिया है और यह मान लिया है कि जनता उनके साथ है। चुनाव क्यों नहीं कराए? चुनाव इसलिए नहीं कराए कि नरेंद्र मोदी के हाथ पैर फूले हुए हैं।
लास्ट ईयर जनवरी में अमित शाह, लद्दाख वाला, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र वाला, लास्ट ईयर अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया था जनवरी में कि हम जल्दी चुनाव कराने जा रहे हैं। राजीव कुमार ने भी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ हम चुनाव कराने जा रहे हैं। कमाल है, और चुनाव कराने के लिए अभी तक नंबर नहीं आया। अभी आएगा, लोकसभा का चुनाव साथ में करवाएंगे। ना वो उन्होंने एक बहुत काम की बात कही है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। राजीव कुमार ने वो काम की बात ये कही है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। हो सकता है राजीव कुमार जानते ना हो कि वो क्या बोल गए। उन्होंने कहा है, कोट उन्हीं के शब्दों में, केंद्र शासित प्रदेश में एक खालीपन है, उसे भरने की जरूरत है। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है एक खालीपन है। नरेंद्र मोदी कह रहा है कि आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए विकास की। कमाल है, कमाल है। इलेक्शन कमिश्नर की बात मानी जाए या नरेंद्र मोदी की बात मानी जाए, या जनता के जो चेहरे हैं जो वहां आए हैं उनके चेहरे उन्हें देख के पढ़ा जाए। मैं बहुत विनम्रता से ये बात आपके दर्शकों के साथ में साझा करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो ये कश्मीर का नैरेटिव गढ़ा है, ये नैरेटिव पिट चुका है। ये नैरेटिव कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ना कि आप टाइम पर चुनाव करा दे, एक समय सीमा बांधी है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे संदेह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि वे इसके पक्ष में नहीं है कि किसी भी तरह से वहां चुनाव में वे हारे। वे इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लेह लद्दाख में जो रिजल्ट आए लोकल बॉडी के इलेक्शन के, आप सोचिए कि वहां एकमात्र सिटिंग एमपी था, वो बीजेपी का था। लेकिन इलेक्शन कौन जीता? नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके एलआई। तो एक मैसेज आया कि अब नरेंद्र मोदी जीतने वाले नहीं है। और ये जो चीज है, ये चीज से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं कि अगर कभी भी इलेक्शन हुए तो मैं तो हार जाऊंगा, और मैं हार जाऊंगा तो कश्मीर क्या, लद्दाख में दिक्कत है। लद्दाख को जो अलग किया, वहां लगातार परेशानी है, और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहा है। जो कमिटमेंट था इनका छठी अनुसूची शामिल करने, नहीं, वो तो ये कमिटमेंट देते खाली भड़काने के लिए। अभी जो उन्होंने मीटिंग की सोमवार को अमित शाह के साथ में, अमित शाह ने जो मीटिंग की लेह लद्दाख के मसले पर वहां के लोगों के साथ में, संगठनों के साथ में, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि हम छठी अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे, अलग से लेह लद्दाख को राज्य नहीं बना सकते, हम लेह लद्दाख के लिए सर्विस कमीशन नहीं बना सकते। साफ मना कर दिया उन्होंने। जो बात वो पहले कहते रहे लोगों को भड़काने के लिए, अब जब फैसला लेने का समय आया तो सारी चीजों से उन्होंने झाड़ के अपने को अलग कर लिया कि हम नहीं कर सकते। जो कहने का मेरा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव गढ़ा है उसमें डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक विध्वंस है जो कि नीचे चल रहा है। और विध्वंस क्या है? विध्वंस यह है कि वहां बड़े पैमाने पर 45% के करीब नौजवान बेरोजगार हैं, और यह बेरोजगारी साधारण बेरोजगारी नहीं है, यह भयानक बेरोजगारी है। और रही बात इसकी कि कश्मीरियों के प्रति देश में सम्मान बढ़ा, कश्मीरियों के प्रति देश में पहले भी सम्मान था, कश्मीरियों को पहले भी देश में और कश्मीर में भी समान नजरिए से लोगों को देखा जाता था। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के लोगों को बेइंतहा प्यार करते थे। देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश में कोई भी किसी भी दल का नेता हो, कश्मीर की जनता उसे प्यार करती थी। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते थे, उनके प्यार को उनका वोट न समझा जाए। कश्मीर के लोग ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। और एक आखिरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं वहां के कई जिलों में घूमा हूं, लोगों से मिला हूं, बड़े पैमाने पर मिला हूं मैं लगातार। कश्मीर की जनता सेक्युलर जनता है, मुस्लिम है, बहुसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन बुर्के वाले नहीं है। आप किसे उत्पीड़ित कर रहे हैं? किस जनता को उत्पीड़ित कर रहे हैं? जो जनता सेक्युलर जनता है, ये कहां से सेक्युलर जनता बनी? ये 370 के रहते हुए सेक्युलर बनी थी। वहां लड़कियां बुर्के में कम जाती हैं, मुश्किल से 1% भी औरतें नहीं दिखाई देंगी बुर्के में आपको। यह वह समाज है जहां पर कि औरतें, लड़कियां अपनी शादी के फैसले खुद करती हैं। बहुत ही आत्मनिर्भर लड़कियां हैं वहां की, बहुत ही प्रतिभाशाली लड़कियां। ये वह समाज है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही मैं जस्ट घूम रहा था,
लोगों के बीच में, किसी को मालूम नहीं था कि मैं क्या हूं, और मैं चुपचाप ऐसे ही जाके जहां लड़के लड़कियां बैठे वहां बैठ के मैं चुपचाप सुन रहा था कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। मेरे सामने ही एक पृथकतावादी संगठन के ग्रुप के लड़के एक झंडा लेके आए और कुछ बोलना चाहते थे, और मेरे पास ही जो लड़के लड़कियां बैठे थे, 7-8 लड़के लड़कियां, उनसे कह रहे थे कि हमारी बात सुन लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन लड़के लड़कियों ने साफ कहा कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, भागो यहां से। मुझे देख के आश्चर्य हुआ। मैंने बाद में उन्हें अपना परिचय दिया कि भाई मेरा परिचय यह है कि मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, और मुझे सुन के आपके बोले, नहीं सर, हम आपको बता रहे, हम एक भी इनमें किसी को घास नहीं डालते, कोई बात नहीं सुनता इनकी। जिस कश्मीर में नौजवान सेकुलरिज्म के पक्ष में खड़े हो, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो, यूनिवर्सिटी कैंपस में, बाहर, और तो और मैं आपको एक किस्सा बता के ये बात खत्म करूं। हजरत बल का भी उन्होंने जिक्र किया, मैं पता नहीं नरेंद्र मोदी को मालूम है कि नहीं मालूम। हजरत बल के सामने एक सफेद मस्जिद है, और वो सफेद मस्जिद शेख अब्दुल्ला ने बनाई। हजरत बल के सामने ही, यानी जो हजरत बल है उसके बराबर में एक घाट है, उस घाट में ताले लगे हुए हैं, वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये कहा जाता था कि एक जमाने में वहां मुसलमानों को, हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया, तो उनके जनेऊ और चोटी उतारे गए। तो ये घाट वही है जिसको कि हजरत बल के इलाके में, उस जगह सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए प्रत्युत्तर में, हजरत बल के प्रत्युत्तर में, आप जान लीजिए, शेख अब्दुल्ला ने सफेद मस्जिद बनाई, हिंदू मुस्लिम सद्भाव के प्रतीक के तौर पर। हजरत बल जो टेररिज्म का डेन बनाया गया, उसके प्रत्युत्तर पर काम किया फारूक अब्दुल्ला ने, काम किया, उनके बेटे ने उमर अब्दुल्ला ने काम किया, और वो मस्जिद, सफेद मस्जिद, आज भी कोई भी जाके देख सकता है, बहुत शानदार मस्जिद है। दिक्कत कहां है? आप तो जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के तौर पर शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद बनाई थी, आप तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आप तो हजरत बल के, शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता की जड़ें बहुत गहरी हैं, उस कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोग, कश्मीर की जनता, वहां की जनता मुस्लिम जनता होने के बावजूद, इस्लाम धर्म को मानने वाली जनता होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष जनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। वहां कट्टरता नहीं है, वहां बड़े पैमाने पर आपको आवागमन मिलेगा धर्म के लोगों का। आप नाम देखिए, आधा मुस्लिम आधा हिंदू, आधा मुस्लिम आधा हिंदू नाम आपको सिर्फ कश्मीर में बड़े पैमाने पर मिलेगा। ये वे लोग हैं जो किसी जमाने में जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे, लेकिन वे इनकी पहचान है, वो आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं। मैं जो चीज कहना चाहता हूं, ये कश्मीर की सेकुलर जनता कब बनी? ये इस आजाद भारत में बनी। आजाद भारत ने ऐसी आत्मनिर्भर सेकुलर लड़कियां तैयार की, मुस्लिम लड़कियां, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वे लड़कियां अपनी शादी के फैसले खुद लेती हैं। ये जो चीज है, बुर्का नहीं मिलेगा आपको, पूरे कश्मीर में घूम जाइए, आपको बहुत 1% लोगों में बुर्का मिलेगा आपको। क्यों? कहां से आ रही है ये ताकत? ये धर्मनिरपेक्षता से आ रही है, ये सांप्रदायिकता से नहीं आ रही है, ये हिंदुत्व से नहीं आ रही है। ये जो चीज समझने की है, इसको आप किसी भी तरह से आप ओवरटेक करना चाहते हैं, कैसे? परिवारवाद, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म। अरे वहां रिलीजन था, पहले भी था, आज भी है, और बड़े पैमाने पर एक और चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है इसका। बड़े पैमाने पर भारतीय दर्शन की, भारतीय शास्त्र की, भारतीय काव्य परंपरा की जो विद्वानों की परंपरा है, वो कश्मीर में ही पैदा हुई। बड़े तांत्रिकों की परंपरा जो कश्मीर में ही पैदा हुई। कश्मीर ट्रेडिशनली सेकुलरिज्म की, मिश्रित कल्चर की धुरी रहा है। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह के ये बात समाप्त करूंगा, वहां के किसान बड़े समृद्ध हैं। हाँ। कश्मीर पहला देश है, राज्य है हिंदुस्तान का, जहां के भूमि सुधार लागू किए शेख अब्दुल्ला ने। बीजेपी की किसी भी सरकार ने कभी भी कहीं पर भी कोई भूमि सुधार लागू नहीं किए।
बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, जरा सर डिटेल कर। ये जो है ये चीज हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में आने के बाद में केसर के किसान, जो सबसे बड़े किसान है, ताकतवर किसान है, गरीब किसान नहीं थे, वहां कर्ज में डूबे हुए किसान नहीं थे। ये वे किसान है जो कि एक किलो केसर 1 करोड़ की बिकती है। आपने क्या किया कि आपने उन किसानों को केसर के बीज सस्ते भाव पर मुहैया, फ्री में मुहैया कराने की बजाय आपने उनको मुसीबत में डाल दिया। आज वहां के केसर के किसान नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास नहीं करते, आस्था नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने, नरेंद्र मोदी ने ईरान से जो स्मगल होके सस्ती केसर आ रही है, वो सस्ती केसर हिंदुस्तान में कश्मीरी केसर के नाम पर बिक्री हो रही है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी खेप स्मगलिंग की केसर की जो ईरान से आ रही है वो आज तक नहीं पकड़ी। तो नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं कि वो किसानों के रक्षक हैं? नहीं, उन्होंने किसानों की, वहां के केसर के किसानों की रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। और केसर की खेती बहुत मूल्यवान खेती है, सेव की खेती बहुत मूल्यवान खेती है। केसर की खेती, सेव की खेती वो तबाह हो रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे विकास हो रहा है वहां और किसान उन्नति कर रहे हैं। ये गलतफहमी है, मैं फिर कह रहा हूं गलतफहमी है। आखिरी चीज कह के, ये बात बहुत बड़ी समस्याएं हैं वहां। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक समस्या बढ़ते जा रही है, वो ये कि वहां पर्यावरण का असंतुलन और तेजी से बढ़ेगा। वहां लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में भी हो रहा है जी, उत्तराखंड में भी हो गया जी। तो ये जो चीज है, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जो नैरेटिव बढ़ रहे हैं वो फेक नैरेटिव है। और नरेंद्र मोदी इलेक्शन के टाइम पे फेक नैरेटिव का इस्तेमाल जम के करते हैं। वो कश्मीर में भी उन्होंने किया। जी जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि हमारे जो साथी नागरिक हैं यहाँ पे, जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, बहुत लोग बाद में देखते हैं, समय नहीं मिलता उस समय लाइव, तो उन सब को कश्मीर की हकीकत समझ में आई होगी। एक हकीकत जो चैनलों पे दिखाया जा रही है, और एक हकीकत जो यहाँ देख रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे थे कि क्या आपको जेल जाने से डर नहीं लगता है? सबको डर लगता है, लेकिन जब अच्छे काम के लिए जाते हैं, जब आप सही काम करते हैं, तो डर जो है लेकिन उनको ज्यादा डर लगता है जो दूसरों को डराते हैं। डराते इसलिए कि वो डरते हैं। लोकतंत्र जेल में जाने के बाद ही आया है, लोकतंत्र घर में बैठ के नहीं आया कभी। नहीं आया। ये जो लोकतंत्र सर, एक मैंने ये भी साइकोलॉजी रीड की है सर, जो डराते हैं ना, वो डरते इसलिए डराते इस नहीं डरता है वो, जो लोकतांत्रिक लोग नहीं है वही डराने का काम करते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो डरते हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि वो जनता से डरे हुए हैं, जनता के अधिकारों में, जनता में उनकी कोई आस्था नहीं होती, जनता से कटे हुए होते हैं। वो जो जनता से जुड़े हुए होते हैं और जनता में विश्वास करते हैं, वे कभी डरते नहीं है। वो डरते गांधी को डर नहीं लग रहा था ना सर, लेकिन नाथुराम गोडसे को बहुत डर लग रहा था। कहते हैं कि कपड़े लेते हो गया था उनको। तो ये तो बताता है कि जो है, जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा होता है, या जो नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा होता है, या मनुष्य के संवेदना के लिए लड़ रहा होता है, उसको क्या डरा हो गया। और एक तरफ तो आप कहते हो कि वही है वही जो राम रच रहा है, तो वही है वही जो राम रच रहा है। तो राम हमारे लिए भी रच रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो राम जी ने बताया वही कर रहे हैं। हम कोई दूसरी चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना सर, ये मुझे एक समाज में बड़ा विरोधाभास लगता है। और विरोधाभास ये है हमारे, अभी मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि बड़ा धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोगों का देश है। हम तो पढ़े थे कि किसानों का देश है, अब मुझे समझ में आता है ये धार्मिक लोगों का देश नहीं। अगर धार्मिक लोगों का देश है तो हम बहुत साफ कहना चाहते हैं, वो 32 संस्कार कराएं। तो कम से कम धर्म का उद्योग तो फले फूले 12 महीने। हालत यह है कि जन्मदिन के अलावा आप कोई संस्कार नहीं करते, और जन्मदिन भी कुछ दिन बाद बंद कर देते हैं, कुछ साल बाद करते हैं, कुछ उसके बाद बंद कर देते हैं। अरे करो तो संस्कार ठीक से करो, अंतत करो मत। उसके बाद करते हैं सर, शादी वाला संस्कार करते हैं। नहीं, शादी में अब कोई संस्कार नहीं होता। अब शादी में खाली लेन देन होता है, संस्कार नहीं होता। शादी तो में जो संस्कार थे, फेरे लेते हैं, पंडित जी का बस खाली फेरे लेते हैं, क्योंकि वो दर्ज करना होता है ना कि वो 7 फेरे लिए, बाकी संस्कार कुछ नहीं होता। हालत जो है वो बता दे रहा हूं, संस्कार क्यों बनाने वाले जो स्कूल थे, वो तो स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं।
संस्कृत की पाठशालाएं तो बंद की जा रही हैं, तो संस्कार पढ़ेंगे कहां से लोग, जानेंगे कहां से, पंडित कहां से बनेंगे? पंडित तो अब कुछ दिन बाद आप इंतजार कीजिए, अगर नरेंद्र मोदी सरकार में आ गए तो आप तय मानिए पंडित कनाडा से आएंगे, पंडित हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, कनाडा से आएंगे। चलिए बढ़िया है। वो हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। तो वो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर, आप मथुरा में हैं और हम बॉम्बे में हैं, हम दोनों बात करें, हमारे दर्शक इस देश में भी हैं, दूसरे देश के भी हैं, तो वैसे ही हो जाएगा, पंडित जी पूजा करा देंगे। अच्छी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और जो जी, और हमारे जो साथी नागरिक हैं जिनको हम कई बार